हम्म भारत का वैभवपूर्ण अतीत। पहले अध्याय का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसमें हम अध्ययन करेंगे भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत को जानने से पहले हमको इतिहास की इतिहास के प्रथम अध्याय का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। 7 यूनिट आपके कोर्स में है, सिलेबस में, जिसमें कि भारत का वैभवपूर्ण अतीत 10 मार्क्स का है। भारत के वैभवपूर्ण अतीत को जानने से पहले हमको इतिहास की परिभाषा की जानकारी होने की आवश्यकता है। अतीत का परिणाम ही वर्तमान है और अतीत को हम इतिहास कहते हैं। जैसा कि अतीत में हो चुका है उसका अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, अर्थात अतीत में मानव जिन क्रियाकलापों को हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें उसे हम इतिहास कहते हैं। भारत के वैभवपूर्ण अतीत को जानने के क्रम में नामूल्यम लिखते किंचित, अर्थात बिना मूल आधार के कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। किसी भी चीज़ को लिखने के लिए उसका कोई ना कोई बेस ज़रूर होता है। इसीलिए इतिहास को जानकारी के जो स्रोत हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत धार्मिक साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियाँ। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे धार्मिक साहित्य का। धार्मिक साहित्य को फर्दर 3 भागों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य के बाद में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंदर सबसे पहले हम ब्राह्मण साहित्य को ले रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। आर्य जो लोग थे, प्राचीन संस्कृति जिनकी थी, उनकी आर्यों की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हमको वेद के द्वारा मिलती है। वेद के बारे में आपको पता ही है कि वेद ज्ञान के भंडार हैं। वेद 4 हैं, सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल, और इसमें 1028 सूक्त हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। प्रत्येक वेद के, मतलब चारों जो वेद हैं इनके 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद के कितने भाग होते हैं? 4, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई है ना। वेदों की व्याख्या किस में की गई है? संहिताओं में। ऋग्वेद छंदों में रचा गया है। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? 10 मंडल, और सूक्त कितने हैं? 1028। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद जो है वो वेद का सबसे प्राचीन वेद है यजुर्वेद, य से यज्ञ। यजुर्वेद में किससे संबंधित ज्ञान मिलता है हमको? यज्ञों से संबंधित। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित। सामवेद, आर्य जो मंत्र गाते थे, आर्यों के द्वारा जो मंत्रोच्चारण किया जाता था, तो आर्यों के द्वारा गाई जाने वाली सामग्री हमें सामवेद के अंतर्गत मिलती है। अथर्ववेद, अथर्ववेद की जो रचना है अथर्वा ऋषि ने की थी, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद की रचना किसने की? अथर्वा ऋषि ने, इसीलिए इसका नाम है अथर्ववेद। इसके उपरांत यज्ञ और कर्मकांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। वैदिक साहित्य को ठीक तरीके से समझने के हेतु वेदांग साहित्य की रचना की गई है। वैदिक साहित्य को वेदांग क्या है ना, वेदांग या वैदिक वेदांग साहित्य क्या है? प्रश्न आता है वेदांग साहित्य क्या है, तो आंसर होगा वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने हेतु वेदांग साहित्य की रचना की गई है।
वेदांग साहित्य के कितने भाग हैं, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांग साहित्य के कितने भाग हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग साहित्य के 6 भाग हैं। इसके आगे अगर हम देखें, वेदों के उपरांत ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। सबसे प्राचीन स्मृति कौन कौन सी है? तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। रामायण और महाभारत, महाकाव्य काल जो है उसकी प्राचीन रचनाएं हैं रामायण और महाभारत। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, ये यहाँ लिखा है, देखें आप। पुराणों की संख्या है 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक जानकारी इन्हीं से मिलती है। पुराणों के 5 विषय हैं, ये भी प्रश्न इस लेसन से छोटे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। पुराणों के 5 विषय हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित्र। तो हमने जो धार्मिक साहित्य देखा, वापस रिवाइज करा रही हूँ। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इनके 3 भाग हैं। सबसे पहले हमने ब्राह्मण साहित्य को देखा है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत चारों वेदों के बारे में जानकारी दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। आपको बता दिया मैंने ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितने सूक्त हैं, वेद के कितने भाग होते हैं, वेदांग साहित्य क्या है, 6 अंग है वेदांग साहित्य के। इसी तरीके से पुराण की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। अब हम देख रहे हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आपके यहाँ प्रश्न आता है कि हमको अगर इतिहास जानना है, प्राचीन इतिहास, तो बौद्ध साहित्य का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है त्रिपिटक क्या है? ये 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इसलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य इतिहास को जानने के लिए इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। त्रिपिटक, इनमें बौद्ध धर्म के नियम आचरण संग्रहित है। मतलब बौद्ध धर्म किसी को मानना है तो किन किन नियमों का पालन करना है, किन आचरणों का पालन करना है, वो सब इस त्रिपिटक ग्रंथों के अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के अंतर्गत मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान जातक ग्रंथों का है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, जातक ग्रंथ क्या है? आंसर है इसका, इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। प्रश्न आपके आएगा, जातक ग्रंथ क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म, मतलब गौतम बुद्ध का जब पुनर्जन्म हुआ था उस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्षों की जानकारी हमको जातक ग्रंथों से मिलती है। जातक ग्रंथों की संख्या है 549। जातक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 549। पाली भाषा के अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद-पन्हो, दीपवंश, महावंश है। ये प्रश्न आता है आपके, मिलिंद-पन्हो में किसके मध्य में वार्ता का वर्णन है? तो मिनेंडर जो एक शासक था और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इन दोनों के बीच में यूनानी आक्रमणकारी था मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ था उसकी जानकारी हमको मिलिंद-पन्हो नामक ग्रंथ के अंतर्गत मिलती है। दीप, ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है? मिलिंद-पन्हो में किस किस के मध्य वार्ता का वर्णन है? तो मिनेंडर और मिनेंडर जो यूनानी शासक था और बौद्ध भिक्षु नागसेन, उन दोनों के मध्य वार्ता का वर्णन हमको मिलिंद-पन्हो में मिलता है। दीपवंश और महावंश में सिंहल श्रीलंका, सिंहल श्रीलंका का प्राचीन नाम है, उसके इतिहास का वर्णन है। पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है, ये ज़्यादा यही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम जैन साहित्य को देखें। जैन साहित्य
बौद्ध साहित्य की तरह जैन साहित्य में भी पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख है। जैसे इसमें जातक ग्रंथ है, तो जैन साहित्य में कौन है? आगम। आगम इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। इनकी रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी के लंबे समय की विभिन्न धार्मिक संगतियों और व्यक्तियों के माध्यम से हुई। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अन्य जैन ग्रंथों में कथा कोश, परिशिष्ट पर्वण, भद्रबाहु चरित्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र आदि प्रमुख हैं, जिनसे ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। अभी हम इन तीनों को वापस रिवाइज करेंगे कि भारत के जो इतिहास को जानने के स्रोत हैं, इनके जो हमने 3 भाग पढ़े हैं साहित्यिक स्रोतों में। सबसे पहले हमने धार्मिक साहित्य लिया है, और धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य के बाद में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। मैंने ब्राह्मण साहित्य को रिवाइज करा दिया है आपको। बौद्ध साहित्य को अगर हम देखें तो बौद्ध साहित्य का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। त्रिपिटक के 3 भाग है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसलिए इनको 3 पिटक कहते हैं। बौद्ध जो भी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते थे, उनको जिन नियमों का, आचरणों का पालन करना होता था, उसकी जानकारी हमें मिलती है। अब प्रश्न आता है जातक ग्रंथ क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो उनके पुनर्जन्म की कथाओं की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्षों की जानकारी हमको मिलती है, और इनकी संख्या 549 है। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में किस किस के मध्य वार्ता का वर्णन है? तो यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का वर्णन है। इसके बाद जैन साहित्य में सबसे प्रमुख है आगम ग्रंथ है जैन साहित्य को समझने के लिए, और इसके 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। ये हमने देखा आपके धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के बाद में अगला बिंदु हम साहित्यिक स्रोत में चल रहे हैं। फर्स्ट बिंदु पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के 3 भाग हैं, अ, ब, स। धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य और वंशावलियाँ। धार्मिक साहित्य हमने देख लिया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। अब है धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ आ रहे हैं। जितने भी ग्रंथ इतिहासकारों ने लिखे हैं, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण, इन सब का अध्ययन हम 2nd नंबर पे अब कर रहे हैं। जिस क्रम में आप देखेंगे धर्मेत्तर साहित्य को देखने के लिए ऐतिहासिक ग्रंथ सबसे पहला बिंदु है। ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशी विवरण। सबसे पहले हम ले रहे हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ये कश्मीर का इतिहास राजत तरंगिणी की रचना की थी कल्हण नामक व्यक्ति ने, और इसकी रचना 1150 में की गई। प्रश्न पूछा जाता है राजत तरंगिणी की रचना कब की गई? 1150 में। और इसमें किसके इतिहास का वर्णन है? तो इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और ये जो अभी बोर्ड परीक्षा 2020 में प्रश्न पूछा गया था, अर्थशास्त्र की रचना की है कौटिल्य ने। अब प्रश्न ऐसे नहीं आया कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने। प्रश्न ऐसे पूछा गया कि जो अर्थशास्त्र है उसका प्रमुख विषय क्या है? तो एक ये राजनीति का ग्रंथ है, विभिन्न राज प्रबंध, ये अगली लाइन जो आ रही है आपकी, राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी हमको उस समय की मिलती है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्म, अर्थशास्त्र आदि को सम्मिलित किया है। तो आपका जो प्रश्न आया है अभी बोर्ड परीक्षा में कि अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु क्या है, तो अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु है राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और धार्मिक इतिहास की विस्तृत जानकारी हमको अर्थशास्त्र के अंतर्गत मिलती है। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, राजत तरंगिणी एक ग्रंथ है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, और इसकी रचना कल्हण ने की। कल्हण ने इसकी रचना 1150 में की। 1150 में जब कल्हण ने इसकी रचना की है तो इसमें प्राचीन समय, मतलब जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास इसके अंतर्गत लिखा गया। और अगर अन्य प्रमुख हम ग्रंथ देखें तो विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, तीनों इसी के नाम हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। अभी बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न था
अब आप आंसर सोचें कि जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसका प्रमुख विषय वस्तु क्या है। राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, मतलब राजनीति पर आधारित है ये ग्रंथ। राजनीतिक उस समय जितने भी नीति नियम होते थे, राज नियम, किन नियमों का पालन करना है, राजकर्म किस प्रकार से चलता है, अर्थव्यवस्था कैसी है, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की विस्तृत जानकारी हमको इसके अंतर्गत मिलती है। अब कुछ ग्रंथों को आपको नाम याद होने चाहिए, जैसे यहाँ पे आचार्य विष्णुगुप्त का फोटो दे रखा है। वंशावली लेखक जो है कलम और शाही, मतलब वंशावली जो भाट, वंशावली लिखने का काम करते थे प्राचीन समय में भाट नामक व्यक्ति, तो वो जिस शाही का इस्तेमाल करते थे, कलम का इस्तेमाल करते थे, उसका पिक्चर यहाँ पे आपको क्लियर दी गई है। कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं जिनकी रचना किसने की आपको जानकारी होनी आवश्यक है। जैसे हर्षचरित्र की रचना की है बाण भट्ट ने, विक्रमांक देव चरित्र की रचना की है विल्हण ने, कुमारपाल चरित्र लिखा है जयसिंह ने, हमीर महाकाव्य इम्पॉर्टेंट, हमीर महाकाव्य की रचना की है नयनचंद ने, नवसांग चरित्रम पद्मगुप्त ने इसकी रचना की है। और एक आता है आपके जयानक नामक ग्रंथ की रचना की है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा है जयानक ने। तो यहाँ दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, बाण भट्ट का हर्षचरित्र, बाण भट्ट की रचना किसने की, हर्षचरित्र ने, हमीर महाकाव्य की रचना की है नयनचंद सूरी ने, और जयानक की रचना की है पृथ्वीराज विजय ने। ये आप नोटबुक के अंदर नोट डाउन करेंगे कि किसकी रचना किसने की है। हमने ऐतिहासिक ग्रंथ देखे जिनमें कि प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में कि किसकी रचना किसने की और उसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। यह आपकी बुक के द्वारा ही आपको अध्ययन कराया जा रहा है ताकि आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसका जो भी मैटर दिया गया है आपके माइंड में क्लियर हो सके। इसके अलावा हम रेफरेंस बुक से भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम अध्ययन एक बार नोटबुक से करेंगे, उसके बाद रेफरेंस बुक से करेंगे। अगला धर्मेतर साहित्य जो हम समझ रहे हैं उसमें ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में हम ले रहे हैं विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ में भी किसने किसकी रचना की ये चीज़ महत्वपूर्ण है। जैसे पणिनि ने रचना की है अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, पणिनि ने। महाभाष्य की पतंजलि ने। मालविकाग्नि मित्र इम्पॉर्टेंट है, कालिदास, शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है कालिदास को। मुद्रा राक्षस इम्पॉर्टेंट, विशाखा दत्त ने की है इसकी रचना। मच्छकटिकम शूद्रक ने, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने, नीति सार कामंदक ने। ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की है। बृहद कथा मंजरी की रचना क्षेमेंद्र ने की है। कथा सतृत सागर की रचना सोमदेव ने की है। और अमर कोश वंशावली लिखी है अमर सिंह ने। तो ये आप कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे सारा कि किसने किसकी रचना की। ऐतिहासिक ग्रंथ आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इस ग्रंथ की रचना किसने की है। क्षेत्रीय साहित्य, मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया है उनको हम देखें। जैसे तमिल भाषा में तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य किसको कहते हैं, तमिल साहित्य। संगम साहित्य किसको कहते हैं, तमिल साहित्य को। इसके बाद में संगम साहित्य प्रश्न यहाँ आता है, संगम साहित्य के प्रणेता कौन हैं, अगस्त ऋषि। संगम साहित्य के प्रणेता कौन है, अगस्त ऋषि। ध्रुजटी द्वारा लिखित कृष्णदेव राय विजयम है। और चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कानड़दे प्रबंध, बीठू सुजाजी का राव जयसिरो छंद, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, नेणसिरी ख्यात, मुणौत नेंसी, बाकीदासरी ख्यात। ये सब आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, चंद्रबरदाई ने। कानड़दे प्रबंध किसने लिखा, कानड़दे प्रबंध पद्मनाभ ने। बीठू सुजाजीरा ग्रंथ राव जयसिरो छंद, बीठू सुजाजी। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, नेणसिरी ख्यात, मुणौत नेंसी। अब अगला है 5वां बिंदु,
विदेशी विवरण, जितने भी विदेशी यात्री अपने यहाँ आए विभिन्न शासकों के समय, तो उन्होंने उन शासकों के समय की विशेषताओं को अपने ग्रंथों के अंतर्गत लिखा है और उनको उस समय के जो शासक थे वहाँ का इतिहास किस तरीके का था उसको जानने का प्रमुख स्रोत विदेशी यात्रियों का विवरण है। जैसे हैन-सांग आया था, हैन-सांग ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यहाँ आया और नालंदा विश्वविद्यालय में रह कर के अध्ययन भी किया और वहाँ के इतिहास का वर्णन किया था। सीयू की पुस्तक की रचना की, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। तो इन सब विदेशी यात्रियों ने आकर वहाँ का इतिहास, तत्कालीन इतिहास लिखने का प्रयास किया है। इसके बाद जो यूनानी साहित्य है, अगला यूनानी साहित्य, जैसे इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा? क्योंकि मेगास्थनीज जो व्यक्ति था उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और उसी के कारण भारत का नाम पड़ा है। यूनानी शासक जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। उसने यहाँ आकर के मौर्य के प्रशासन, समाज, आर्थिक स्थिति के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज ने इन सभी को लिखा। यूनानी साहित्य में टॉलमी का भूगोल ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना जो है टॉलमी ने की। प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोबुलस की हिस्ट्री ऑफ द वॉर, स्ट्रैबो का भूगोल और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, बंदरगाहों से संबंधित, मतलब बंदरगाहों से जितना भी व्यापार होता था उसको जानने का एकमात्र स्रोत जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है। ये हमने विभिन्न ग्रंथ देखे। मैंने इन सभी बिंदुओं को नोट्स के अंदर आपको जो पहले नोट्स की एक पीडीएफ भेजी है उसमें विस्तार से समझाया गया है। आप उन नोट्स का अध्ययन करें और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वापस पूछें। मैं एक बार आपको मेन अध्ययन बिंदु जो आज हमने अध्ययन किया है उसको वापस रिवाइज करा देती हूँ। हमको इतिहास को जानने के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको 3 भागों में बांटा है: धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य और वंशावलियाँ। हमने अभी 2 बिंदुओं को देखा है, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। इसको आप अपनी नोट्स की बुक में पढ़ें और इस वीडियो को 2 बार देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा।